नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और हम हाजिर हैं आज लेकर गैंग्स ऑफ बॉलीवुड। दरअसल बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बहस लगातार तूल पकड़ती जा रही है। संगीतकार ए.आर. रहमान ने बॉलीवुड के गैंग की बात की है। रहमान ने एक इंटरव्यू में कहा है कि गैंग उन्हें बॉलीवुड में काम नहीं करने देना चाहता है और उनके खिलाफ लगातार अफवाहें फैलाता है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के बाद से बॉलीवुड में चल रही बहस में ये सबसे सनसनीखेज बयान है। इसके पहले अभिनेत्री कंगना रनौत बार बार बयान जारी कर कह रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे बॉलीवुड का नेपोटिज्म ही जिम्मेदार है, जिसने उन्हें भीतर से तोड़ के रख दिया था। वैसे सुशांत की खुदकुशी पर बॉलीवुड की शत्रुता के एंगल से मुंबई पुलिस जांच कर रही है और अब तक आदित्य चोपड़ा और संजय लीला भंसाली जैसे फिल्मकारों के बयान भी दर्ज हुए हैं। निर्माता महेश भट्ट और करण जौहर से भी पूछताछ होगी या जानकारी निकलकर सामने आई है। इन सब के बीच रहमान का यह बयान बॉलीवुड में संग्राम बढ़ा रहा है। इसीलिए आज दंगल में हम पूछ रहे हैं कि क्या गैंग्स ऑफ बॉलीवुड है। इस पर यह रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की करेंगे शुरुआत। मेरा नाम इमैनुअल राजकुमार जूनियर है। कुछ साल पहले मुझे ऑस्ट्रोसार्कोमा छू के निकल गया। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी पर बॉलीवुड का हंगामा थमा नहीं था कि संगीतकार एजीएफएम रेडियो ने ऑस्कर विजेता रहमान से पूछा था कि आप हिंदी फिल्में कम क्यों करते हैं, तो रहमान ने कहा, देखिए, मैं अच्छी फिल्मों को ना नहीं कहता, लेकिन मैं मानता हूं कि एक गैंग है जो गलत फहमियों के चलते अफवाह फैलाता है। जब मुकेश छाबड़ा मेरे पास आए तो मैंने उन्हें 2 दिनों में 4 गानों का संगीत दिया। तब उन्होंने कहा, सर कितने लोगों ने कहा मत जाइए। उन्होंने मनगढ़ंत बातें बताई। रहमान ने एफएम रेडियो से इंटरव्यू में आगे कहा, मैंने उन्हें सुना और कहा, अच्छा अब मैं समझा कि मुझे कम काम क्यों मिलता है, क्यों अच्छी फिल्में मुझे नहीं मिलती हैं। मैं डार्क मूवीज करता हूं क्योंकि एक पूरा गैंग मेरे काम करने के खिलाफ है। अब इसे संयोग कहिए या कुछ और, लेकिन ए.आर. रहमान ने सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा का संगीत दिया है। हम सोच रहे थे कि हम मुंबई पुलिस ने अब तक फिल्म निर्माताओं संजय लीला भंसाली, आदित्य चोपड़ा, रूमी जाफरी और पत्रकार राजीव मसंद समेत 37 लोगों से पूछताछ की है। बॉलीवुड में पक्षपात का मोर्चा खोलने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत का बयान दर्ज होगा और अब फिल्म निर्माताओं महेश भट्ट और करण जौहर भी जांच के दायरे में आएंगे। सुशांत सिंह राजपूत ने जो आत्महत्या की थी उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चालू है। करीबन 37 लोगों को अभी तक वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया है और 1-2 दिन में कल महेश भट्ट साहब को भी उनकी भी बयान लिया जाएगा। उसके बाद में CRPC 175 के तहत जो कंगना रनौत है उनको भी समन्स भेजा गया है, उनका भी बयान लिया जाएगा और इस प्रकार जिसकी जरूरत पड़ेगी उनके बयान लिए जाएंगे। बॉलीवुड पहली बार पक्षपात के आरोपों में इस तरह घिरा है। ए.आर. रहमान के बयान पर फिल्म निर्माता शेखर कपूर ने कहा कि आपका ऑस्कर पाना ही आपकी मुसीबत बना है, क्योंकि बॉलीवुड आप जितना टैलेंट झेल नहीं सकता। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए। ऐसी कहानियां किसी को अच्छी नहीं लगती। कंगना ने बार बार बयान देकर मामले को तूल दिया है। मेरा नाम किसी बासु है, क्यों है मत पूछो। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने he didn't remember what his mother told him। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। आज तक ब्यूरो नहीं रखा किसी। अब सवाल यह है कि ए.आर. रहमान के खिलाफ वो कौन सा गैंग है जो बॉलीवुड में काम कर रहा है। ए.आर. रहमान इस देश का इतना बड़ा नाम, 1992 से लगातार वो सक्रिय हैं, इस देश को बड़ी बड़ी उपलब्धियां दिला रहे हैं, लेकिन अब जब उनका दर्द फूटा है तो नए सिरे से बॉलीवुड को लेकर बहस शुरू हो चुकी है। इसी पर चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूँ। शेखर सुमन जो कि एक्टर डायरेक्टर है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण रहेगा जानना, क्योंकि बीते 35 सालों से ज्यादा का उनका करियर बॉलीवुड का, और अहम हो जाएगा उनका बयान कि आज इस वक्त जब ए.आर. रहमान अपनी
बातों को, अपने दर्द को इस तरह से बयां करते हैं, तो शेखर सुमन इस पर क्या कहते हैं। गजेंद्र चौहान जी, एक्टर, महाभारत के जरिए उन्होंने एक अलग राह इस देश को जरूर दिलाई थी 1988 में। उसके पहले से वो सक्रिय हैं लगातार, लेकिन ये जो महाभारत छुड़ी हुई है इसको किस रूप में देखते हैं गजेंद्र जी, ये सवाल मैं उनसे जरूर पूछूंगी। वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज मुंतशिर हमारे साथ गीतकार जुड़े हुए हैं। बाहुबली को आपने शब्द दिए, आवाज दी, लेकिन आज आपकी आवाज बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गैंग है जो सक्रिय है और उसके खिलाफ खोलकर अभी भी बॉलीवुड से ही लोग नहीं बोलने को तैयार हैं। आकाशदीप साबर इस वक्त हमारे साथ डायरेक्टर जुड़ चुके हैं और आकाशदीप से भी बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। ब्रीथ इनटू द शैडोज में आपको बता दें कि हाल ही में ये जो फिल्म रिलीज हुई है अभिषेक बच्चन की, जो हमने सीरीज देखी है लगातार, जिसको बहुत शानदार बहुत तारीफें भी मिल रही हैं, लेकिन अब ये जो नई बहस छिड़ी हुई है उसको लेकर आकाशदीप क्या सोचते हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। टीना फिलिप एक्टर हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही अनूप जलोटा जी सिंगर हमारे साथ मौजूद हैं। अनूप जी को अक्सर आप देखते हैं आज तक पर, और इसके साथ ही इशिकरण भंडारी जो कि लॉयर हैं और सीबीआई जांच की मांग की है उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत केस में, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशांत का पूरा मामला वही देख रहे हैं। लेकिन शेखर सुमन जी अभी स्क्रीन पर हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनके पास मैं चलूंगी। लेकिन गजेंद्र जी, आपसे मैं शुरुआत कर लेती हूं, क्योंकि ये जो एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है और आज AR रहमान का ये बयान, किस तरह से इसको आप देख रहे हैं। AR रहमान जैसे शख्स को यह कहना पड़ता है कि मेरे खिलाफ बॉलीवुड में एक गैंग काम कर रहा है, इसका मतलब समझता है ये देश की, इसका मतलब कितना ज्यादा बड़ा हो जाता है। वो कौन लोग हैं जो इस तरह के संगीतकार के खिलाफ गैंग बनाकर गुटबाजी करके इनको काम करने देना नहीं चाहते हैं। चित्रा जी, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो स्टेटमेंट है कि पूरे बॉलीवुड में ऐसा हो रहा है, इसको जनरलाइज मत कीजिए। हमको इसको जनरलाइज नहीं करना चाहिए कि पूरा बॉलीवुड इससे ग्रस्त है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये पॉकेट्स में है, डेफिनेटली गुटबाजी होती है। गुटबाजी, फेवरिज्म अगर टैलेंट को अफेक्ट नहीं करती है तो उसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जब ये टैलेंटेड लोगों को हटाकर नॉन टैलेंटेड लोगों को लेकर प्रोजेक्ट बनने शुरू हो जाते हैं तो डेफिनेटली उसका नुकसान कला को भी होता है, कला जगत को भी होता है, फिल्म इंडस्ट्री को भी होता है, और फैंस भी उसको लेकर नाराज होते हैं। ये मुझे करीब करीब 40 साल इस इंडस्ट्री में हो गए हैं, मैंने अलग अलग स्तर पे इस गुटबाजी को देखा है। लेकिन अगर गुटबाजी 100% बॉलीवुड में होती तो मुझे लगता है आज मैं शायद आपसे इस टेलीविजन के माध्यम से बात नहीं कर रहा होता। ऐसे भी लोग हैं जो इस गुटबाजी के रहते हुए भी सक्सेस पाए हैं। लेकिन ये गुटबाजी क्यों है, ये किस तरह से नुकसान करती है कला को, कला जगत को, ये सोचना होगा। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी जो भाई भतीजावाद है, अगर भाई भतीजावाद के विषय में आप इंडस्ट्री को लेकर सोचें तो ये कब से शुरू हुआ, जब से पिछली जनरेशन के जो स्टार्स है हमारे, उनके बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में आने लगे। वो अगर टैलेंटेड है, अगर वो कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज जिस विषय को हम बैठकर चर्चा कर रहे हैं वो विषय ये है कि अगर रहमान साहब को ये कहना पड़ रहा है तो ये बहुत दुख का विषय है कि ऐसे आदमी को भी उस गुटबाजी का अफेक्ट हो रहा है। तो मुझे लगता है ये किसी को भी हो सकता है। तो इसके विषय में हमको चर्चा करनी चाहिए और सोचना चाहिए, ये सोचने का विषय है आज। और डेफिनेटली ये आपने विषय बहुत अच्छा उठाया है, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। इस गुटबाजी का नुकसान मैं अपने अगर निजी तौर पे कहूं तो मैंने भी झेला है। मैं एक उदाहरण के तौर पे आपसे कहूं तो इम्पा टैलेंट कॉन्टेस्ट मैंने 1986 में जीता था। प्रोड्यूसर्स बॉडी है, बहुत मान्य है, और उसने एक टैलेंट कॉन्टेस्ट किया था। उन दिनों मैंने 27 दिन में 34 फिल्में साइन की थी। वो 34 फिल्मों में से सिर्फ क्योंकि मेरा कोई गॉडफादर नहीं था, मेरी बैकिंग पे कोई खड़ा नहीं था, पूरी गुटबाजी के साथ मुझे उन सारी फिल्मों से हटा दिया गया। उसमें से सिर्फ 2 फिल्में बनी और वो भी रिलीज नहीं होने दी, जिसका नुकसान मैंने जिंदगी में आज तक झेला है। तो ये जगह जगह अलग अलग स्तर पे अलग अलग होता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि एक कलाकार को इतनी हिम्मत और ताकत होनी चाहिए कि इससे लड़ते हुए अपनी जिंदगी में अपनी कला के विषय में सोचे और अपने कैरियर के विषय में सोचे, आगे बढ़ना है। सर, ये महत्वपूर्ण आप बातें बोल रहे हैं, लेकिन इस गुटबाजी को खत्म करना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आपने जिक्र किया कि खुद आप भी इसका शिकार हुए हैं क्योंकि आप बाहर से आए, और मुझे याद आता है 1983 में आपकी पेइंग गेस्ट जो कि सीरीज है वो रिलीज हुई थी, जब लोगों ने उसको बहुत पसंद किया था। यानी कि पेइंग गेस्ट के तौर पर ही बाहर वालों को रखता है बॉलीवुड, जो लोग वहां पर गुटबाजी किए हुए हैं, जो लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए। गजेंद्र जी, एक बात जोड़ना चाहूंगा, जैसा आपने जिक्र किया मेरे सीरीज का पेइंग गेस्ट का। जब मैं शुरू में आया तो मुझे फिल्में मिली, लेकिन वो फिल्में बन नहीं पाई, आगे बढ़ नहीं पाई, कारण कोई भी रहा हो। तो मैंने क्या हुआ, नया नया टेलीविजन जन्म ले रहा था इस देश में,
टेलीविजन आगे बढ़ रहा था, टेलीविजन सीरीज आ रही थी, तो मैंने टेलीविजन का दामन पकड़ लिया। मुझे अभी तक याद है, एक स्टूडियो में मैं शूटिंग कर रहा था, मैं बगैर नाम लिए ये बात करूंगा क्योंकि किसी का नाम लेना इस टेलीविजन के चैनल पे अच्छा नहीं है। एक बहुत बड़े स्टार ने मैं टीवी सीरियल की शूटिंग करते हुए मुझे देखा और मुझे कहा कि तुम्हारे इतने बुरे दिन आ गए कि फिल्मों में काम नहीं मिल रहा है, टेलीविजन सीरियल कर रहे हो आजकल। वही लोग आज टेलीविजन का दामन पकड़े हुए खड़े हैं, लेकिन मैंने कभी भी पलट के किसी को जवाब नहीं दिया, क्योंकि इस तरह के जवाब देने से क्या है, बात और बिगड़ती है। मैंने उसको सहा, अपने आप रखा और आगे बढ़ा। तो इस तरह से जो मेंटल हैरेसमेंट होती है वो भी डेफिनेटली यहाँ होती है। ये महत्वपूर्ण बात आपने बोली है, आप अपनी बात आगे कंप्लीट कीजिएगा जल्दी से, बाकी लोगों को। ठीक है सर, एक बात और चित्रा जी, जब मैंने इसके बाद जब माइथोलॉजिकल दौर आया तो मैंने बहुत सारे माइथोलॉजिकल सीरियल किए, तो मुझे क्या टॉन्ट किया जाता था, कैसे मेंटल हैरेसमेंट किया जाता था कि आप तो बर्तन पहन की एक्टिंग करते हैं, वो जो कॉस्ट्यूम होता है, जो मुकुट होता है, उसको बर्तन कहा जाता था। मैंने कहा कोई बात नहीं, बर्तन वही पहन सकता है जिसकी शक्ल सूरत अच्छी हो, जो राजा के रोल में राजा लगे वही बर्तन पहन सकता है। तो मैंने मेंटल हैरेसमेंट को पॉजिटिव वे में लिया और आगे बढ़ता रहा। इसी तरह आज के कलाकारों को भी ये सोचना होगा कि जो मेंटल हैरेसमेंट किया जाता है, जो गुटबाजी की जाती है, उससे बच के अपने आप को निकालते रहें। गुटबाजी हमेशा से थी, है और रहेगी, उसका कोई इलाज मुझे नजर आता है। ये बेहद महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। सोचिए, जिस गजेंद्र चौहान ने तकरीबन 600 से ज्यादा टीवी सीरीज की हो, 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया हो, उनका आज खुलकर बोलना कि वो खुद भी इस गुटबाजी का शिकार हुए हैं, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन आगे आने वाले लोगों के लिए, जो युवा पीढ़ी आ रही है, उसके लिए आप ही लोगों को रास्ता बनाना होगा, इसलिए गुटबाजी को खत्म करना बहुत जरूरी है। मनोज मुंतशिर, मैं आपके पास आऊं, उसके पहले आकाशदीप जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, चूंकि आपने कंसल्टिंग प्रोड्यूसर के तौर पर ये जो फिल्म आई है द ब्रीथ इनटू द शैडोज, उसमें भी काम किया है। किस मानसिकता के साथ आप लोग चयन करते हैं अगर जाते हैं एक्टर एक्ट्रेस लेनी हो या फिर गीतकार संगीतकार लेना हो? क्योंकि AR रहमान कोई छोटा नाम नहीं है इस इंडस्ट्री का, बहुत लंबे अरसे से वो काम कर रहे हैं इस फिल्म इंडस्ट्री में। आकाशदीप जी। चित्रा, ये कहना कि रहमान साहब के अगेंस्ट कोई गैंग वर्क कर रहा है, कोई माफिया वर्क कर रही है ताकि उनको काम ना मिले, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आज मैं आपके माध्यम से उनको 10 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ, वो नहीं करेंगे। वो आकाशदीप की फिल्म क्यों करेंगे? ये प्रॉब्लम हमको वहां जाकर सोचनी पड़ती है कि ये कहने के लिए फिल्म इंडस्ट्री है, हमारे पास कोई मिनिस्ट्री नहीं है, कोई सेट ऑफ गाइडलाइंस नहीं है, स्टैंडर्डाइज्ड एग्रीमेंट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। हर एक कहानी एक इंडिविजुअल की होती है। इंडिविजुअल्स, एवरीबॉडी, राइट फ्रॉम आदित्य चोपड़ा, करण जौहर डाउन टू आकाशदीप, हर इंडिविजुअल अपने इर्द गिर्द एक सिचुएशन क्रिएट करता है जिससे वो काम पैदा करे। कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, इंडिविजुअल्स हैं। आज रहमान साहब को इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मिल जाएगा तो वो तो हिंदी फिल्म भी छोड़ देंगे। सच अ रिस्पेक्टेड एंड टैलेंटेड फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर, एंड ट्रस्ट मी, दिल से मैं कह रहा हूं, मतलब उनकी बॉडी ऑफ वर्क के लिए तो हम सलाम ही कहेंगे। न्यू एज म्यूजिक जिस तरह वो लेके आए, लेकिन वो जाहिर सी बात है जिस मकाम पे पहुंचे हैं, हमारे जैसे फिल्म मेकर्स चाहेंगे कि हमारी फिल्म हिट हो, हम उस काबिल बने कि हम रहमान साहब के पास जाएं और कहें हमारे लिए म्यूजिक दीजिए। हर एक के बस की बात नहीं है। और अगर रहमान साहब को पता था, अगर आकाशदीप जी, रहमान साहब बोलते हैं कि बीते 5 सालों में उनके खिलाफ एक गुट सक्रिय है जो उनको काम करने नहीं देना चाहता है, तो इसको गंभीरता से तो लेना होगा। इसको सिरे से कैसे खारिज कर सकते हैं आप? चित्रा, ये बिल्कुल गलत बात है, ये रूमर्स है। इस तरह की जब हम बात करते हैं तो हमें सबूत के साथ बोलना पड़ता है। फलाने आदमी ने 10 लोगों को फोन करके बोला कि रहमान को मत लो। ये सुनी सुनाई बातें हैं। अगर रहमान साहब खुद कहते हैं कि मेरे बारे में अफवाहें फैली हुई है इंडस्ट्री में कि मैं बहुत टाइम लेता हूं, मैं वेट करवाता हूं वगैरह वगैरह, तो वो इतने साल चुप क्यों रहे? एक इंटरव्यू लगती है, एक स्टेटमेंट होता है, बस। इतने महान म्यूजिक डायरेक्टर का वो मीडिया में ये स्टेटमेंट दे देते कि यार मेरे बारे में इस तरह की अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी मुझे अप्रोच करना चाहता है ये मेरे मैनेजर्स हैं या वगैरह वगैरह, आप प्लीज फोन कीजिए, मुझे अगर पूरा सब कुछ अच्छा लगा और मुझे लगता है कि मैं कंट्रीब्यूट करूंगा तो मैं जरूर संगीत दूंगा। इससे मेरे जैसे का भी हौसला बढ़ता कि मैं उनके पास जाऊं।
कौन नहीं काम करना चाहेगा उनके साथ? नहीं और आप आकाशदीप अगर जी, ये चूंकि चाहती हैं देखिए कि ए आर ये रहमान की ये बात इसलिए और ज्यादा गंभीर हो जाती है क्योंकि इसके पहले सुशांत सिंह राजपूत का मामला अभी हम देख ही रहे हैं। 37 से ज्यादा हाँ जी। लोगों से पूछताछ हुई है। परिवारवाद का आरोप लगातार कंगना रनौत जैसी एक्ट्रेस, जो इतनी बड़ी एक्ट्रेस है बॉलीवुड की, अपने दम पर उन्होंने बड़ी पहचान मैं बनाई है। आपको अगर एक लगातार वो बात- खुलकर मैं- बोल रही है तो स्वीकार क्यों नहीं करने को तैयार होते हैं आप लोग? मैं आपको बताता हूं चित्रा जी, इसमें दो बातें हैं। जस्ट अलाउ मी टू फिनिश। एक, सुशांत सिंह की मौत में अगर कोई भी शक का दायरा है, सारी बॉलीवुड कहती है प्लीज पुलिस कीजिए, सीबीआई कीजिए, जांच कीजिए, और सच में अगर कोई बंदा या कोई बंदे मिले जिन्होंने ये किया है, तो मैं आज मेरे सारे पैनल में मेरे दोस्त, मेरे कलीग्स हैं, हम सब मिलके गारंटी देते हैं आपको कि कोर्ट तो उस बंदे को या उन बंदों को जो सजा देगी बिल्कुल दे। हम भी जिंदगी भर के लिए उनको बॉयकॉट करेंगे। सर लेकिन खुलकर हम बोलेगा सबको कौन? हम सवाल तो सबको ये भी है ना, दुख हुआ है। अगर मान लीजिए जिसको हम अपने सब- करियर से प्यार है वो वहां पर काम कर रहा है, उसके पास पुलिस की टीम जाती है पूछने के लिए, तो वो अपना बयान क्या बिल्कुल सीधे सटपाट अंदाज में वैसे ही देगा? आपने खुद सुना गजेंद्र चौहान को, जिस व्यक्ति ने फिल्म इंडस्ट्री को इतना कुछ दिया हो वो स्वीकार कर रहा है कि मेरे साथ भी हुआ है ये सब कुछ। सब लोग नहीं चित्रा बर्दाश्त कर पाते स्ट्रगल हैं। इस लाइन, चित्रा स्ट्रगल इस लाइन का दूसरा नाम है। इस दुनिया में शायद और कोई प्रोफेशन ऐसा नहीं है जिसमें सक्सेस मिलने पे ज्यादा पे बैक मिलता है, इन टर्म्स ऑफ फेम, इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ मनी। बहुत हर प्रोफेशन में आदमी मेहनत करता है, इसमें जैसे आदमी सक्सेसफुल होता है इतना ज्यादा पे बैक है, इसीलिए स्ट्रेस ज्यादा है, एस्पिरेशनल एम्बिशंस ज्यादा होती हैं, और हर कोई चाहता है कि मैं बेस्ट हूं, मुझे लिया जाए। जो आदमी पैसे लगाता है ये डिसीजन उसकी होनी चाहिए। मैं मानता हूं 4, 5, 6 फैमिलीज या बैनर्स हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं, तो वो इन्फ्लुएंशियल हैं, करेक्ट बात आपकी है, लेकिन ये जो आप नेपोटिज्म से स्टार्ट हुआ ये डिबेट, वो एक टाइटल है, एंटाइटलमेंट नहीं है। मैं बस पकड़ के ट्रेन पकड़ के स्ट्रगल करने जाऊंगा, हाँ। किसी सुपरस्टार का बेटा है तो वो उस ऑडिशन के लिए अपने बाप की मर्सिडीज में जाएगा, लेकिन आज वो दौर नहीं है कि किसी के फोन कॉल पे या कोई समझ लीजिए कि डेविड धवन साहब ने फोन कर दिया करण वरुण को हीरो ले ले और वो 50 करोड़ 80 करोड़ लगा देगा। कोई ऐसा नहीं करता। स्क्रीन टेस्ट बाकायदा हुए होंगे, ऑडिशन हुए होंगे, और ये उस बात का सबूत है कि आलिया और वरुण स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद जब बाहर निकले उन्होंने कितनी कामयाबी हासिल की कि नहीं। और ठीक है, यानी कि आप ए आर रहमान ने जो आरोप लगाए हैं आप उसको सिरे से खारिज कर रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, उसके पहले मनोज मुंतशिर जल्दी से साहब, बाकी भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टीना उसके बाद आपके पास आऊंगी और ऋषिकरण भंडारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज मुंतशिर, आपसे मैं जानना चाहूंगी, बाहुबली को आपने जुबान दी, आप भी एक तरह से आउटसाइडर हैं, बाहरी हैं, अमेठी से 99 में आप पहुंचते हैं मुंबई और वहां पर आपका अलग तरह का स्ट्रगल शुरू होता है, तब से लगातार आप वहां पर जमे हुए हैं। क्या जो आरोप आज ए आर रहमान की ओर से लगाए गए हैं आप उससे इत्तेफाक रखते हैं मनोज? मैं बहुत छोटे में अपनी बात खत्म करूंगा क्योंकि मुझे पता है वक्त कम है। पहली बात, नेपोटिज्म की फैक्ट्री में गाड़ियां बन सकती हैं, पेट्रोल नहीं बन सकता। पेट्रोल धरती का सीना चीर के आता है। पेट्रोल कोई मशीनरी नहीं है कि जिसे आपने अपनी लेबोरेटरी में असेंबल कर लिया। तो ये जो जिसको हम नेपोटिज्म, गैंगिज्म, डायनेस्टिज्म, गुटबाजी जो भी कह रहे हैं, ये बाकायदा अपनी फिल्में बनाते रहें, लेकिन इनको मनोज मुंतशिर की, इनको साहिर से लेके और मेरे तक जरूरत पड़ने वाली है। हमें अपने टैलेंट पे भरोसा रखना चाहिए। मैं रहमान साहब के लिए एक बात जरूर कहूंगा कि रहमान साहब, इस वक्त मैं 10-12 फिल्में कर रहा हूं, मैं रहमान साहब का डाई हार्ड फैन हूं। कहीं कोई एक ख्वाहिश होती है कि मुझे मेरा डायरेक्टर ये बता दे, मुझे मेरा प्रोड्यूसर ये बता दे कि इसमें रहमान साहब म्यूजिक कर रहे हैं। रहमान साहब हर किसी की पहुंच में नहीं है, ये बात आकाशदीप ने बिल्कुल सही कही है। तो रहमान साहब तक पहुंचना अपने आप में एक मशक्कत है। दूसरी बात, मैं ये समझता हूं कि सिनेमा का थोड़ा दामन तंग हुआ है। इसको एक बहुत न्यूट्रल नजर से भी देखिए चित्र। सिनेमा अब पहले जैसा नहीं रहा। पिछले कुछ सालों में सिनेमा की भाषा बदली है, सिनेमा का कैनवस बदला है। ये वही सिनेमा है ना जो मजाज लखनवी, मुंशी प्रेमचंद्र, सुमित्रानंदन पंत को फिट नहीं कर पाया। इनसे बड़ा टैलेंट क्या हो सकता है, लेकिन इनको फिट नहीं कर पाया क्योंकि सिनेमा छोटी जगह है, सिनेमा का दामन बहुत तंग है। वैसे ही ए आर रहमान का म्यूजिक बहुत बड़ा है। दबंग में, जुड़वा में आपको लगता है कि रहमान का म्यूजिक किसी काम आएगा हमारे? तो फिल्में भी वैसी नहीं बन रही हैं जैसी कुछ बरस पहले बना कर। मनोज, लेकिन अगर ए आर रहमान साहब खुद ये आरोप लगाते हैं तो उनके आरोप को आप सिरे से खारिज नहीं कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि उनको लाइमलाइट, उनको ज्यादा चर्चा चाहिए होगी, टेलीविजन पर डिबेट चाहिए होगी? ए आर रहमान का जितना बड़ा कद है दुनिया जानती है उस बात को।
अगर उनकी ओर से ऐसा कहा गया है तो इसके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह रही होगी। मनोज, जरूर बड़ी वजह होगी, और मैं चाहता हूं कि रहमान साहब ने जब ये बात शुरू ही कर दी है तो उनको सामने आके बोलना चाहिए कि वो कौन से लोग हैं जो उनके खिलाफ गुटबाजी कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम आधी बात करेंगे, आधा सच बोलेंगे तो सिर्फ नुकसान होने वाला है, चित्रा, फायदा नहीं होने वाला। मैं आपके चैनल के जरिए रहमान साहब को इनवाइट करता हूं। मैं बहुत खुश होऊंगा सुन के, जान के कि ये लोग हैं। 4 नाम मुझे चाहिए सामने जो बोले जाएं। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि भाई भतीजावाद या दूसरे जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं गुटबाजी का, वो आरोप पूरी तरह से गलत है। आपकी बातों से मुझे ये समझ में आया। गुटबाजी है, नेपोटिज्म नहीं है। मैं कह रहा हूं गुटबाजी है, फेवरेटिज्म है, डायनेस्टिज्म है, वंशवाद है, सब कुछ है। हाँ। मेरा एतराज एक अलग बात पे है चित्रा। मेरा एतराज इस बात पे है कि जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है ना, इतना डराया जा रहा है लोगों को कि अब दूसरा कोई मनोज मुंतशिर अमेठी से गाड़ी पकड़ के 350 रुपए जेब में रख के स्ट्रगल करने नहीं आएगा। उसको डर लगता है कि जिस इंडस्ट्री ने सुशांत को नहीं छोड़ा वो हमें क्या छोड़ेगी। ये जो खौफ पैदा किया जा रहा है, इस खौफ से प्रॉब्लम है। मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि आप ये नैरेटिव न सेट करें कि अब यहां किसी की दाल नहीं गलने वाली। इसी वंशवाद से गुजर के, इसी डायनेस्टिज्म से गुजर के, इसी खान और कपूरवाद से गुजर के हमें शाहरुख मिले हैं, अक्षय कुमार मिले हैं, कंगना रनौत मिली है। दूर मत जाइए, आयुष्मान खुराना मिले, कल की बात है। तो इससे लड़ने की ताकत अपने अंदर पैदा कीजिए। आप ना अगर सिर्फ ये मान के बैठ गए कि कुछ नहीं हो सकता, भाई ये वाला इंडिया किसी काम नहीं आएगा। हम जब कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी संघर्षशील कंट्री हैं, तो ये संघर्ष भी करना होगा आपको। और नेपोटिज्म को सबसे बड़ा करारा तमाचा अगर कोई है तो उसका नाम है प्रतिभा, हुनर, टैलेंट। इससे बड़ा तमाचा नहीं मार सकते आप आइए, अपने टैलेंट दिखाइए और फिर देखिए कि आपको काम मिलता है कि नहीं मिलता। शब्दों के आप हुनरमंद हैं और बहुत कुछ आपने लिखा भी है, इस पर मैं चाहूंगी कि आप वो सुनाएगा। लेकिन उसके पहले मैं टीना आपके पास रुक करते हुए, AR रहमान साहब ने जो आरोप लगाए हैं, एक तो मैं उस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी और ऊपर से सुशांत मामले को लेकर भी अनूप जलोटा जी भी हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं, उनके पास में मैं चलूंगी। लेकिन उसके पहले टीना, आपका अनुभव फिल्म इंडस्ट्री को लेकर, बॉलीवुड को लेकर क्या कहता है? जी, मैं बिल्कुल मनोज जी से सहमत हूँ। नेपोटिज्म एंड बुलिंग आर 2 डिफरेंट टॉपिक्स, एंड नेपोटिज्म आई थिंक अपने ही, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड मैं कहूंगी कि अपने ही बच्चों को आगे करना, या फिर इट्स अ वे ऑफ लविंग योर किड्स, उनको फेवरेटिज्म करना या उनको आगे बढ़ाना। आई थिंक दैट्स इंडियन कल्चर एज वेल, नॉट जस्ट इन, आप बहुत फील्ड्स में देख सकते हैं, बिजनेस में, सब अपने बच्चों को आगे करते हैं। तो नेपोटिज्म एक अलग टॉपिक है। एंड बुलिंग एंड सैबोटाज, किसी को नीचे गिराना, किसी का करियर खत्म करना, उनके ऊपर अफवाहें फैलाना, ये सब गलत है। उसके ऊपर डेफिनेटली जांच रहनी चाहिए, होनी चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूंगी, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई स्विच्ड करियर्स, और अभी मैं एक्टिंग में आई हूँ। एंड मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूंगी कि मुझे ये कभी फेवरेटिज्म या किसी और को आगे करना या फिर मेरा करियर मेरे बारे में अफवाहें फैलाना, ऐसा मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ है। एंड आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट बिल्डिंग अ रिलेशनशिप with the people that you're working. तो कभी कभार बहुत सारे एक्टर्स ऐसे भी होते हैं जिनके बहुत टैंट्रम्स होते हैं, वो शायद बहुत बड़े परिवार से आते हैं और उनके बहुत टैंट्रम्स होते हैं, एंड दे आर नॉट एबल टू एडजस्ट, और फिर वो नेपोटिज्म को एक बहाना बनाकर कहते हैं कि हमें मौका नहीं दिया जा रहा। और ये मतलब द रीजन कुड बी कि वो एक्चुअली प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के साथ उनकी केमिस्ट्री नहीं होती है, या उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, वर्क एथिक नहीं होता है। एटीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम टैलेंट एंड स्किल। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि कहीं परिवारवाद को या फिर जो फेवरेटिज्म है उसको इतना हावी ना कर दिया जाए कि एक एक्टर को सुसाइड जैसा कदम उठाना पड़े, जिस तरह की बातें सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हम सब ने देखी हैं। आकाशदीप जी, मैं आपके पास तुरंत आऊंगी, 2 और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप जी, मैं आपके पास आऊं, उसके पहले ईश्वरन भंडारी, आप वकील हैं सुशांत के, पूरा केस आप हैंडल कर रहे हैं। आपको यह लगता है कि पूरे मामले की CBI जांच कराई जानी चाहिए, तभी इस पूरे मामले पर सुशांत के साथ न्याय मिलेगा? जी, यहाँ पे 2 बहस हो रही हैं, वो रिलेटेड है, कनेक्टेड हैं, पर अलग हैं। हाँ। एक बहस है नेपोटिज्म पे कि नेपोटिज्म क्या हो रही है, नए टैलेंट को आने दिया जा रहा है, नहीं आने दिया जा रहा है। दूसरी बात है क्राइम की, क्या क्राइम हुआ है या क्राइम नहीं हुआ है, क्या ये सुशांत सिंह राजपूत एक ट्रेजेडी का केस है या एक अबेटमेंट टू सुसाइड का केस है या एक मर्डर का केस है। ये दोनों बहस अलग अलग है। आप जो ये नेपोटिज्म की बहस हो रही है, ये पैदाइश है इस सुशांत सिंह राजपूत केस की कि पॉलिटिकल चैनल्स नेपोटिज्म और बॉलीवुड पे इस तरह खुल के चर्चा कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है और ये चर्चा होनी चाहिए है, ये और इंडस्ट्रीज में भी होनी चाहिए है। पर अभी मैं सिर्फ क्राइम की बात करूंगा, वो यहाँ पे ये लोगों को परेशानी हो रही है
और ये सवाल उठाए जा रहे हैं और अब उस सवाल में बहुत आवाज बढ़ी जा रही है। आपका चैनल कर रहा है, कई और जगहों से बढ़ रही है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की। और ये जब मैंने केस स्टडी करना शुरू किया फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में, और उसके बाद 9 जुलाई को डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया कि देखिए इस केस में हो क्या रहा है, तो बहुत चीजें ऐसी सामने नजर आई जो फर्स्ट अपीयरेंसेस पे बहुत डाउटफुल लग रही हैं। जैसे कि क्या आपने इमीडिएटली फ्लैट को सील किया जहां पे आपको एक अननेचुरल डेथ मिली? अननेचुरल डेथ मींस डेथ नॉट बाय नेचुरल कॉजेस, तो आपको एक अननेचुरल डेथ मिली। क्या आपने फ्लैट सील किया? क्या आपने इमीडिएटली फॉरेंसिक किया? मीडिया चैनल्स बता रहे हैं कि शायद 24 घंटे बाद हुआ। पुलिस का प्रोसीजर है इमीडिएटली फॉरेंसिक करते हैं, और मैनुअल ये भी कहता है कि आपके घर में अगर पेट्स है ना, तो आप पेट को भी उस रूम में नहीं जाने देते कि सीन कंटामिनेट ना हो जाए। मतलब आप पुलिस को लेकर शक जाहिर कर रहे हैं? दिख रहा है, ये तो आपके सबको दिख रहा है कि ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब चाहिए, और अगर ये सवालों के जवाब नहीं आ रहे, आज जो ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि महेश भट्ट को समन किया गया, उसको समन किया गया, ये तो पहले हफ्ते में ही होना चाहिए था। 40 दिन बाद क्यों हो रहा है? क्या ये मीडिया में डिबेट छिड़ने के बाद, पब्लिक डिमांड के बाद, कुछ लोगों के बोलने के बाद हो रहा है कि ये शुरू में क्यों नहीं हुआ? ये सुसाइड थ्योरी कहां से आ गई 10 मिनट में? अगर सुसाइड था अभी तो आप उसको हफ्ते बाद एग्जामिन करके बोलते। लेकिन एशकरण जी, आप खुद वकील हैं, आप ये जानते हैं कि इस देश का सिस्टम और कोर्ट का काम भी कितनी सुस्त रफ्तार से आगे बढ़ता है। किसी किसी मामले में न्याय लग जाने में कितना समय लग जाता है, इसका एहसास तो आपको भी होगा। अगर किसी को भी हमको बुलाकर उनसे पूछताछ करनी है तो पहले पूछताछ का एक आधार तो हो, वही हो सकता है इस मामले पर हुआ हो। आपने इतने केसेस कवर किए हैं, मैंने भी करे हैं। सुनंदा पुष्कर केस में हम कोर्ट भी गए थे और 1 साल बाद एफआईआर हुई थी। तो आपने खुद ही कहा सिस्टम स्लो है, तो 10 मिनट में सुसाइड कैसे आपने डिसाइड कर लिया? आप उसको मिस्टीरियस डेथ बोलते, आप इन्वेस्टिगेट करते, तो ये इमीडिएट नैरेटिव कहां से आ गया सुसाइड का? तो ये हमारे देश का प्रोसीजर नहीं है, आप भी जानते हैं। ये महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही गई है, लेकिन चूंकि आप इस केस को लड़ रहे हैं, मैं चाहूंगी कि अब तक आपने क्या कुछ पाया है वो आगे बताएं। लेकिन उसके पहले अनूप जलोटा जी, आप भी उत्तराखंड में जन्मे, उसके बाद मुंबई आपने आपको अपनाया, प्यार दिया, और उसके बाद न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में आपकी एक अलग पहचान है। लेकिन आज जो आरोप AR रहमान साहब की ओर से लगाए गए हैं, इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? कितनी सच्चाई है इसमें? मुझे लगता है ये नेपोटिज्म जो है ये कोई चीज नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि हमारे देश के महानायक अमिताभ बच्चन कोई एक्टिंग परिवार से तो आए नहीं, शाहरुख खान भी नहीं आए, अक्षय कुमार भी नहीं आए, और जो आए हैं उन लोगों में बड़ा दम है। पृथ्वीराज कपूर जी की 4थी जनरेशन है आज हंगामा किए हुए, करीना कपूर तक, वो इस वजह से कि दम था सब में। अब इतने कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, उनके बेटे नहीं आ पाते, वो कोशिश करते हैं 1-2 फिल्मों में, फिर बात नहीं बनती। मेरे पिताजी बहुत बड़े गायक थे, हम 3 भाई हैं, 2 बहनें, कोई नहीं आया, सिर्फ मैं आया। मेरा बेटा, उसमें संगीत का कुछ रंग नहीं है, तो मैंने उसको नहीं सिखाया, उसको संगीत में नहीं लाया। जरूरी थोड़ी होता है कि जो हो नहीं है जिसमें दम उसको ले आया जाए। अब पहले होता था ना कि कोई डॉक्टर बैठे हैं अपने क्लिनिक में और बेटा भी बाद में वहीं बैठना शुरू कर देता है, लेकिन लोग कहते हैं यार वो बड़े डॉक्टर साहब के हाथ में जो जादू था वो इसमें है नहीं, तो वो रह जाता है। तो जरूरी थोड़ी कि सब कोशिश करने के बाद उसी फील्ड में सक्सेसफुल भी हो जाए। लेकिन AR रहमान की ओर से जो बातें कही गई हैं, उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ सालों से मेरे खिलाफ गुटबाजी चल रही है, मुझे काम करने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है और अब समझ में आ भी रहा है कि आखिर मुझे काम क्यों नहीं मिलता, मुझे अच्छी फिल्में क्यों नहीं मिलती हैं फिल्म इंडस्ट्री में। उनको ज्यादा बॉम्बे आके रहना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि AR रहमान को वहां काम मिलता है जहां रहते हैं, यहाँ आके ज्यादा रहेंगे तो यहाँ ज्यादा मिलेगा। यहाँ तो जो नजर के सामने है उसको ज्यादा काम मिल सकता है। उनमें टैलेंट की तो कोई कमी है नहीं, कमाल का काम उन्होंने किया है। मैं समझता हूँ यहाँ आ जाएं, यहाँ आके बॉम्बे आके सेटल हो जाएं, बॉम्बे काम ज्यादा मिलेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि उन्हें काम इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो मुंबई नहीं रहते हैं, आपका ये मानना है? बिल्कुल बिल्कुल, इसका बड़ा असर होता है। अब आप सोचिए ना कि अगर शाहरुख खान जो हैं वो जाके इलाहाबाद में सेटल हो जाए तो कितना मुश्किल होगा काम यहाँ देना। अरे जो यहाँ रहेगा उसको ही काम ज्यादा मिलेगा ना, जो सिंगर है उसको यहाँ रहने से रिकॉर्डिंग ज्यादा मिलती है,
यहाँ रहने से वो सर्किल में रहते हैं तो उनको काम ज्यादा मिलता है। सर्किल में भी तो रहना पड़ता है, ये थोड़ी कि आप सर्कल से अलग बैठ जाएं और सोचें कि आपको काम ज्यादा मिले। मतलब आप ये कह रहे हैं कि परिवारवाद की बात भी पूरी तरह से गलत है और साथ ही गुटबाजी का जो जिक्र कर रहे हैं AR रहमान वो भी निराधार है, इसमें कोई दम नहीं है। हाँ, मैं विश्वास नहीं करता इसमें। आप इस पर भरोसा नहीं करते हैं, ठीक है। मैं आ जाती हूँ आकाशदीप, आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे, प्लीज। पॉइंट बताऊंगा। एक, हमारी फिल्म इंडस्ट्री कोई गवर्नमेंट संस्था नहीं है जहां कोई कोटा सिस्टम है कि रहमान साहब को हर साल में 2 A ग्रेड, 2 B ग्रेड और 3 C ग्रेड के C ग्रेड ना सही C बजट के फिल्में करना जरूरी है एज पर लॉ। हर आदमी या तो उनको रिक्वेस्ट करेगा कि आप मेरे लिए म्यूजिक दें, या वो खुद चुनेंगे फ्रॉम हिज ऑफर्स उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। इट्स प्योरली एन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, सो दिस अप्लाइज सबके लिए। दूसरी बात, सुशांत सिंह राजपूत को आपने साथ साथ रहमान जी के साथ साथ इस डिस्कशन में लाया है। मैं कई डिबेट्स में, बल्कि मैं इश्करन जी को ये कहना चाह रहा था, तो आपके माध्यम से ये कहता हूं, पूरी बॉलीवुड आपका साथ देती है। अगर इसमें कोई कांड निकला, मैं गारंटी देता हूं, मेरे कलीग्स शो पे हैं और जो बाकी सुन रहे हैं, कि हम ऐसी की तैसी कर देंगे अगर वो नीडल ऑफ सस्पिशन प्रूव हुआ। सर कहां होती है ये चीज? आप अभी टीवी पे बोल रहे हैं सर, शेखर कपूर उन्होंने खुद जिक्र किया था सुशांत की मौत के बाद कि वो जाकर रोया करते थे उनके सामने। नहीं, वो बताते थे कि कौन लोग हैं जो उन्हें परेशान कर रहे हैं। चित्रा उसका रीजन है, उसकी डिटेल में जाइए, देखिए। मैं आपको ये बात कह रहा हूं। उससे पहले जो मैं कहना चाहता था, मैं एक लाइन बोल दूं। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब कई डिबेट्स पे लोग कहते हैं सुशांत सिंह के करियर की ऐसी की तैसी कर दी। ही इज एंड वाज एंड विल रिमेन अ वेरी सक्सेसफुल एक्टर। उस आदमी ने इतने कम सालों में काय पोचे, शुद्ध देसी रोमांस, an extended cameo in PK, धोनी, छिछोरे, केदारनाथ, 7 फिल्में हिट देना 7-8 साल में, ये मामूली बात नहीं है। इसमें बल्कि करण जौहर की ड्राइव नहीं चली, आदित्य चोपड़ा की पानी नहीं बनी। लोग तो अपने फ्री टाइम में साजिद नडियाडवाला को भी ब्लेम कर रहे हैं, जब कल की सबसे सुपरहिट फिल्म और बहुत खूबसूरत फिल्म, फिल्म दैट डिजर्व्ड अ स्टैंडिंग ओवेशन, छिछोरे, उसमें भी सुशांत जी थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये कहना कि हमको इस इंडस्ट्री ने दबोच के जीरो कर दिया, ना तो ये कंगना पे अप्लाई करता है और ना ये सुशांत सिंह पे अप्लाई करता है। 4 फैमिली 10 फिल्में बनाती होंगी साल में, बॉलीवुड में तो 500 फिल्में बनती हैं। क्या मनोज बाजपेयी, इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना वगैरह वगैरह, ये सब क्या किसी के फेवर की वजह से एक्टर बने? काबिलियत होने की वजह से ये ऑफ बीट सिनेमा से मेन स्ट्रीम में भी छाए हुए हैं। देखिए, लाइक वन ऑफ द अदर स्पीकर सेड, एंड जैसे अभी मेरे दोस्त अनूप जी ने कहा, टैलेंट अगर आप में फूट फूट के दिखाई दे रहा है, किसी का बाप आपको नहीं रोक सकता। बड़े बैनर आपको अगर ब्रेक देंगे, आकाशदीप जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो दीप है वो आसपास इर्द गिर्द ही जल रहा है। सर एक सेकंड, अगर कंगना रनौत, सर देखिए उन लोगों की बात को भी गंभीरता से लेना होगा। गजेंद्र चौहान जिन्होंने बातचीत की शुरुआत करते हुए कहा कि हाँ, मैं शिकार हुआ हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो अगर कहीं कमी है तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी भी आप ही लोगों की है जो उसमें काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं इन्फ्लुएंशियल फैमिली आपको पुश दे सकता है, पर किसी का करियर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। बाकी रही बात उनको समर्थन करने की, कंगना का समर्थन करते हैं, इश्करन जी का, सुब्रमण्यम जी का, हम सबका समर्थन करते हैं। प्लीज फाइंड आउट, पता तो चले, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं मार्केट में, बहुत सारी रूमर्स चल रहे हैं। आई एग्री विथ यू। मुझे खुद अगर आप पूछोगे ऑन वन ऑन वन जैसे न्यूज आई तो मुझे लगा यार ये बंदा सुसाइड क्यों करेगा यार। आज भी उसके टेबल पे 10 स्क्रिप्ट होंगी, कितने लोग उसको साइन करना चाहते होंगे? ऐसा हो नहीं सकता। तो ये कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसे बॉलीवुड से बहुत सारी शंकाएं भी सामने आई है ना, उसका भी समाधान होना चाहिए। इश्करन आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, ठीक है? इसके लिए हमें जजमेंट नहीं देनी चाहिए। सुशांत के वो वकील हैं, वो आपकी जैसे काबिल लोग अभी जुड़ गए हैं ना, तो पता चल जाएगा। ठीक है, पता चल जाएगा। इश्करन, चित्रा जी, मैं आकाशदीप के साथ काफी डिबेट्स पे रहा हूं और मुझे बहुत खुशी है कि वो ये कह रहे हैं, क्योंकि मेरी इस केस में प्रॉब्लम ही ये है कि एक सेट सुसाइड का नैरेटिव बन गया था, जो बहुत जल्दी, आप अगर न्यूज देखेंगे 10-15 मिनट में आ गया था। तो मुझे बहुत खुशी है आकाशदीप ऐसी बात कर रहे हैं, क्योंकि एंड में पब्लिक कॉन्फिडेंस इज इंटेग्रल टू लॉ एंड ऑर्डर।
हमें ये जानना पड़ेगा हुआ क्या। और एक लास्ट बात बोलूंगा कि ब्लाइंड आइटम्स, मैंने ऐसी ब्लाइंड आइटम पढ़ी है, आकाशदीप बॉलीवुड से हैं और इन सबको बॉलीवुड की मुझसे बहुत ज्यादा समझ है, मुझे ज्यादा, मैं मूवी बिजनेस से नहीं हूं, मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूं। आप देखिए, मैंने ये ब्लाइंड आइटम्स पढ़ी कि सुशांत सिंह राजपूत फाइनेंशियली ब्रोक थे और अपने स्टाफ की सैलरीज तक नहीं दे पा रहे थे। बाद में जब मैंने कुछ प्रोड्यूसर से बात की, वो कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं था। आकाशदीप भी कह रहे हैं उनको काफी काम मिल जाता अगर वो कहते वो सुपरस्टार थे। तो आप देखिए ये ब्लाइंड आइटम्स क्यों आ रही थी और कौन ला रहा था ये ब्लाइंड आइटम्स। तो ये सब इन्वेस्टिगेशन होगा। नो, लेट मी फिनिश। इन्वेस्टिगेशन होगा, लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े नामों से भी पूछताछ की गई है। निष्करण भंडारी जी, उसको किस तरह से देखा जाए? वहां तक भी तो जांच की आंच पहुंची ही है। यस, वहां पर जांच की आंच पहुंची है। और ये मैं यही बोलूंगा जनता के कहने पे और मीडिया के पास जो सर्च लाइट है, मीडिया ने इस इशू के ऊपर डाला, बहुत चीजें सामने आई। अब जांच पड़ताल हो रही है और पर जांच पड़ताल मुझे लगता है सीबीआई से होनी चाहिए। पर अभी जो हो रही है उसमें एक बात सामने आई है कि कुछ लोगों की स्टेटमेंट्स मैच नहीं कर रही। तो जब स्टेटमेंट्स मैच नहीं करेगी तो उसको, आप जानते हैं लीगल प्रोसीजर है इंटेरोगेशन करने की, आमने सामने बिठाने की, तो वो भी प्रक्रिया होगी। तो अभी जो ये जांच हो रही है, जांच छिड़ गई है, बहुत अच्छी बात है, पर मुझे लगता है अभी इसमें बहुत जांच और होनी पड़ेगी, उसके बाद हम कह पाएंगे। क्योंकि एक बात बिल्कुल सच है कि एंड में हमें जस्टिस चाहिए और सबको जस्टिस चाहिए। आकाश जी जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगी बाकी लोगों के पास। मैं ये कह रहा हूं कि इश्करण जी, इंडस्ट्री स्टेटस ना मिलने की वजह से अक्सर लॉपसाइडेड कॉन्ट्रैक्ट जरूर होते होंगे। जो पावरफुल लोग हैं दे गेट देयर वे, जो टर्म्स और क्लॉजेस होते हैं उसमें जो बड़े इन्फ्लुएंशियल पावरफुल लोग होते हैं लॉपसाइडेड हो जाता है। बट वो इसलिए क्योंकि हमारे पास एक स्टैंडर्डाइज्ड एंड अप्रूव्ड गवर्नमेंट बजट, ये क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम एंड यू नो ऑल द थिंग्स दैट आर इन प्लेस। अगर एक मिनिस्ट्री हो डेडिकेटेड, 80,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जो इंडस्ट्री लाती है, जो 50 लाख से ज्यादा फैमिलीज को सपोर्ट करती है, आज तक उसको इंडस्ट्री स्टेटस नहीं मिला। टूरिज्म हमें 5,000 करोड़ रुपए साल का मिलता है, लेकिन उसके लिए मिनिस्ट्री है, और ये 80,000 करोड़ की इंडस्ट्री को इंडस्ट्री स्टेटस नहीं मिला, वरना लॉपसाइडेड कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से प्रेशर आता है। अबेटिंग टू क्राइम में अगर इस तरह के लॉपसाइडेड कॉन्ट्रैक्ट से प्रेशर आता है एक एक्टर को, तो ये चीजें तब ये व्यू में आती है। शेखर कपूर का पॉइंट बताया था चित्रा ने, मैं 10 सेकंड में क्लियर कर दूं। शेखर के कंधे पे रोने का हक है सुशांत सिंह राजपूत को, क्योंकि पानी फिल्म एक बहुत बड़ी और अहमियत वाली फिल्म थी और क्रिएटिव डिफरेंसेस बिटवीन आदित्य चोपड़ा और शेखर की वजह से वो फिल्म नहीं बन पाई। इस इंडस्ट्री में ये पहली बार नहीं हुआ है कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के बीच क्रिएटिव डिफरेंसेस हो गए हैं। तो शेखर के लिए ये सुशांत सिंह राजपूत के लिए वो एक कैरियर डिफाइनिंग फिल्म बन सकती थी। मैं बिल्कुल मानता हूं। यही तो होता है ना, जब एक एक करके फिल्में हाथ से चली जाती हों, लेकिन कुछ ऐसे भी नाम सामने आए जिसमें बड़ी फिल्मों में साइन करने के बावजूद भी उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। सुशांत के साथ इंडस्ट्री में ऐसा भी हुआ है। इश्करण जल्दी से, फिर मैं गजेंद्र चौहान और मनोज मुंतशिर बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। जल्दी से। मैं आकाशदीप की लार्जर डिबेट में नहीं जाऊंगा, इंडस्ट्री वो एक स्टेटस है नहीं है, वो एक सेपरेट डिबेट है, वो बॉलीवुड की जो भी डिबेट है वो डिबेट है। आप यहाँ बात समझिए कि अगर जो लॉपसाइडेड कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप सिकंजे की तरह यूज करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, तो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का प्लीज मीनिंग समझिए कि जब आप किसी को विवश कर देते हैं, उसके पास चारा नहीं छोड़ते, उसको फोर्स करते हैं, उसको कोएर्स करते हैं और उसका करियर ब्लॉक कर देते हैं, टू दैट एक्सटेंट तो वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है और वो इन्वेस्टिगेशन चाहिए इस केस में। और सुशांत के मामले में न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि पूरा देश भी यही चाहता है कि कम से कम एक ट्रांसपेरेंसी बने वहां पर, ताकि बाहर से जो बच्चे जाते हैं उनको इस तरह का कदम नहीं उठाना पड़े। गजेंद्र चौहान जी, पारदर्शिता कैसे आएगी, इस पर आपकी टिप्पणी। मनोज, उसके बाद मैं तुरंत आपके पास आऊंगी। गजेंद्र जी, पारदर्शिता कैसे आएगी इंडस्ट्री में? जी चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि हम, मेरे सारे मित्र बैठे हैं पैनल में, रहमान साहब ने अगर कोई बात की है तो हमको उसको इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए, इसके विषय में सोचना चाहिए, क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि वो सिर्फ कहने के लिए कोई बात नहीं कहेंगे, ये उन्होंने अपने अनुभव के आधार पे बात कही होगी। तो हमको उसे सिरे से खारिज नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें बैठ के सोचना चाहिए कि ऐसी बात उनके मुंह से क्यों निकली। दूसरी, आपने पारदर्शिता की बात की है। मेरे जितने भी मित्र बैठे, मुझे नहीं मालूम कि वो एसोसिएशन से कितने जुड़े रहे हैं। मैं सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन से 22 साल जुड़ा रहा हूं और मैंने हजारों एग्रीमेंट्स देखे हैं। उन एग्रीमेंट्स में मैंने बदलाव लाने की बहुत कोशिश की है अपनी कमेटी के माध्यम से। सारे एग्रीमेंट जो है वन साइडेड होते हैं। जितने एग्रीमेंट मेरी टेबल पे आए मेरे 22 साल में, सारी की सारी चीजें
प्रोड्यूसर के फेवर में लिखी होती थी, प्रोड्यूसर जब चाहे उसको टर्मिनेट कर सके, सारे के सारे वन साइडेड होते थे। हमने बहुत कोशिश करके अपने अलग से एग्रीमेंट्स ड्राफ्ट किए, उनको पेश किया, लेकिन कहीं ना कहीं एसोसिएशन की जब ज्वाइंट मीटिंग होती थी उसमें आके वो सिरे पे अटक जाता था। आज तक भी वो सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि मैं पिछले साल से एक्टिव नहीं हूं एसोसिएशन में, इसलिए मुझे आज का स्टेटस नहीं मालूम है। लेकिन जब तक मैं 22 साल रहा तो मैंने ये सारा अनुभव किया है, इसलिए मैं जो भी बातें कह रहा हूं आपके अनुभव के आधार पे कह रहा हूं। हो सकता है मेरे मित्रों ने शायद ना गुजरे हो, शायद हो सकता है मेरे मित्रों ने इस अनुभव से ना गुजरे हो, या उसको किस तरह से लेते हैं मैं नहीं कह सकता। नहीं, गजेंद्र मेरे मित्र हैं, इनके सबके साथ मैंने काम किया है। ठीक है अनूप जलोटा जी, आप जो बातें कह रहे हैं कि नहीं यही सही है, उसको खारिज करते हुए गजेंद्र चौहान नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा परिवारवाद भी है, गुटबाजी भी है, और किस तरह से एक तरफा फैसले किए जाते हैं उसकी पेपर्स बकायदा उनकी टेबल पर पड़े रहते थे। गुटबाजी आप मत बोलिए, गुटबाजी मतलब क्या, कौन सी माफिया है बॉलीवुड में, मुझे बताइए ना। सर अगर एक तरफा फैसले लिए जाएंगे तो उसको क्या कहा जाएगा आकाशदीप? एक तरफा नहीं होता, आप किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चले जाइए, आप कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाइए किसी बड़े कॉर्पोरेट के साथ, पूरा एग्रीमेंट उनके यहाँ लॉपसाइडेड होगा। ये तो ये अनफॉर्चुनेटली इनइक्वालिटी इज द यही तो दिक्कत है ना कि हमने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है, हमने खोलकर बोलना छोड़ दिया, इस वजह से एक तरफा फैसले होते रहे। चित्रा जी मैं आकाश जी का जवाब देना चाहूंगा। आकाश जी, जो केसेस एसोसिएशन में सॉल्व नहीं हो पाए, जब कोर्ट में गए तो उन्हीं एग्रीमेंट को जज ने उठा के फेंक दिया, क्योंकि वो सारे के सारे वन जज एग्रीमेंट मतलब होता है एग्रीड बाय बोथ द पार्टीज। मैंने आपसे ये मैंने ये अहम बात इसीलिए छेड़ी ईश्वरन जी के साथ कि इस मुद्दे पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, और मैंने इसीलिए लार्जर इंटरेस्ट में कहा कि शायद हमारा इंडस्ट्री स्टेटस नहीं है, वरना प्रॉपर बैलेंस्ड एग्रीमेंट्स होंगी जो सबको फॉलो करना पड़ेगा। वरना इंडिविजुअल, मुझे फिल्म चाहिए, आप मुझे फिल्म दे रहे हो, मैं उस दबाव में अगर आता हूं तो कोई रोक नहीं सकता। सर इसकी कहानी बहुत लंबी है सब। सिर्फ अगर हम एक पल, मैं चाहूंगी मनोज मैं आपको लेकर आऊं, क्योंकि आपने अवार्ड फंक्शन के बहिष्कार की भी बातें कही थी, तो फिर उसका भी जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है कि अवार्ड्स भी कैसे एक तरफा फैसले लेकर और फिर बांटे जाते हैं, और ये बता दिया जाता है कि कौन लोग बेहतर हैं और कौन लोग बाहर से आए हुए हैं। ये लोग मजबूत तब होते हैं जब हम अपनी ताकत, अपनी कमजोरियां इनके हाथ में दे देते हैं। तो जब तक मनोज मुंतशिर को अवार्ड की जरूरत थी तब तक इन्होंने अपना सिक्का चलाया। मनोज मुंतशिर को अवार्ड चाहिए नहीं, आपके अवार्ड इस लायक नहीं है कि मुझे मेरे टैलेंट को, मेरे गाने को, मेरे गीत को जस्टिफाई कर पाए। अब मैं सिर्फ लिखूंगा, मुझे किसी अवार्ड की जरूरत नहीं। लेकिन आपको ऐसा क्यों कहना पड़ा मनोज? मैं चाहूंगी थोड़ा सा उस बात का जिक्र आप जरूर करें, क्योंकि इसको सिरे मनोज मुंतशिर को अवार्ड नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे युवा आपकी तरफ पहुंचेंगे मुंबई में जिनकी ये इच्छा होगी कि काश उनको भी इस बड़े मन से अवार्ड मिले। मनोज मैं चाहूंगी आप उसका जिक्र जरूर कीजिए, क्यों निराशा हुई आपको? ईमानदारी से अगर मैं कहूं तो इच्छा तो मेरी भी थी। जब मैं अपने घर में बैठ के एक फेरी लैंड की तरह, एक वंडरलैंड की तरह 31 दिसंबर को रात में 12 बजे दूरदर्शन पे फिल्म फेयर अवार्ड्स आया करते थे, और मैं बैठ कर देखता था और सोचता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि इसी मंच पे जाके मैं भी अवार्ड्स दूंगा, क्योंकि तब मजरूह को अवार्ड मिल रहा है, साहिर को अवार्ड मिल रहा है। मैं जब आता हूं तो मैं अचानक क्या देखता हूं कि मैंने एक गीत लिखा कि ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं और चांद हमेशा रहता है। ये गीत नॉमिनेट करते हैं आप अवार्ड नहीं देते, बहुत अच्छी बात है आप ना दें, क्योंकि ये साल में अकेला लिखा हुआ गाना नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि इस लेवल के गाने नहीं लिखे गए, लेकिन आप जिस गाने को अवार्ड दे रहे हैं आपको शर्म आनी चाहिए कि उस गाने को आपने अवार्ड दिया जिसमें नंगा और घंटा जैसे असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जो इस देश का कोई बाप, कोई मां नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे घर में बोलें। तो मुझे उस बात पे एतराज है, और इसलिए मैं आपके अवार्ड्स को सिरे से खारिज करता हूं। मतलब आप भी शिकार हुए मनोज, आप भी शिकार हुए उस गुटबाजी का, आप भी शिकार रहे, इस बात को स्वीकार करें आप। मैं शिकार हुआ, लेकिन मैं हारने वालों में से नहीं। अगर मैं शिकार हुआ तो मैं उससे बड़ा एग्जाम्पल सेट करूंगा, उससे बड़ा नैरेटिव सेट करूंगा, और मैं ये देश ना, जहां की जमीनें आप खोद लें तो यहां से 50 टैलेंट निकल आते हैं। इस देश में छोटे छोटे शहरों के तमाम बेटे बेटियों की तरफ से मैं ये वंशवाद के, डायनेस्टिज्म के जो खुदा बैठे हुए हैं, उनसे मैं एक ही बात कहूंगा कि तुम अपनी खोपड़ी के पीछे वो चमकने वाला गोला लगवा लो, फिर भी हम तुमको अवतार नहीं मानेंगे, तुम्हारे नाम का कलमा नहीं पढ़ेंगे, तुमको परवरदिगार नहीं मानेंगे। तुम वंशवाद की जमीन खोद के हमें गाड़ दोगे तो हम बगावत का बीज बन के फूटेंगे, पर तुमसे हार नहीं मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे।
मुझे लगता है कि एक बार फिर से इन लाइनों को आपको दोहराना चाहिए और एक बड़े फ्रेम में दिखाएं, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है। मनोज मुंतशिर जो कि लिखते हैं पटकथा, कहानियां तमाम लिखते हैं, गाने लिखते हैं, उनकी ओर से अगर युवाओं का हौसला बढ़ाया जाए, एक ऐसा गीतकार जिसको खुद इस बात का दर्द रहा है कि बड़े अवार्ड फंक्शन में उसके शानदार गीत को दरकिनार कर दिया गया। मैं चाहूंगी इन लाइनों को एक बार फिर से मनोज। मैं इन लाइनों को थोड़ा सा प्रीटेक्स्ट भी दे देता हूं कि सुनो, और ये जो मैं सुनो बोल रहा हूं ना, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इस देश के छोटे छोटे शहरों के बेटे बेटियां बोल रहे हैं, जिनके पास कोई सरनेम नहीं है, जिनके सर पे किसी खुदा का हाथ नहीं है। सुनो, बड़े के शहर और बड़े के नाम वालों, अपने बड़प्पन का झुंझुना संभाल के रखो। हमारे तेवर से टकरा गया तो टूट जाएगा। हम बकैती पे आ गए बाबू तो नेपोटिज्म का पसीना छूट जाएगा। हमको पता है तुम पावर में हो, तुम्हारे खरीदे हुए मुंसिफ हमको हीरा नहीं पत्थर कहेंगे, हम फिर भी चमक के रहेंगे। तुमने मसनद पे जो न्यायाधीश बैठाए हैं वो हमको कलाकार नहीं मानेंगे, फनकार नहीं मानेंगे, अदाकार नहीं मानेंगे, हम फिर भी हार नहीं मानेंगे। चालू डब्बे में चढ़ के बंबई आएंगे और तुम्हारे हवाई जहाज से डबल ऊंचा उड़ के दिखाएंगे। तो बॉटम लाइन सुन लो, तुम अपनी खोपड़ी के पीछे वो चमकने वाला गोला लगवा लो, फिर भी हम तुमको अवतार नहीं मानेंगे, तुम्हारे नाम का कलमा नहीं पढ़ेंगे, तुमको परवरदिगार नहीं मानेंगे। तुम वंशवाद की जमीन खोद के हमें गाड़ दोगे तो हम बगावत का बीज बन के फूटेंगे, पर तुमसे हार नहीं मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। शानदार, बहुत खूब। वक्त की कमी है, इस वजह से मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ा है, लेकिन जो बातें आपकी ओर से कही गई हैं मनोज, यकीनन ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसी को हर एक युवा जो मुंबई का रुख करता है उसको अपने जेहन में रखना होगा। लेकिन इसके साथ ही बॉलीवुड को भी समझना होगा कि अगर वहां पर कहीं स्थिति खराब हो रही है, अगर वहां पर गुटबाजी हो रही है, तो उन्हीं लोगों की जिम्मेदारी है जो बड़े पदों पर बने हुए हैं, ताकि इस गुटबाजी को वो दूर करे और उनको आगे आना होगा, उनको खुलकर बोलना भी होगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे। दंगल आखिरी पड़ाव पर होगा, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।